पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काटकर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पांव ले ले। लेकिन इख्तिलाफ यह था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वह चारों बेवकूफ़ थे। इसी असना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तिलाफ है, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। उन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटे। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वह गहरी नींद सोए हुए थे तो रात की किसी पहर एक चोर वहां निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खर्राटे भर रहे हैं। वह आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमज़ान खान ले गया होगा, सुबह से ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पाँव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से कहने लगा, यह ऊंट के पाँव के निशानात है। उनमें से एक ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के निशानात है। दूसरे ने कहा, भाई ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वह आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, महार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतालिक इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई हो? ना हो तुम ही मेरे ऊंट के और हो। चलो बादशाह के हुजूर, चलो वहीं इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पाँव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो औरत हमला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब यह आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों, तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। उसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हाला भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि ईशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने एक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जब तक पहले तुम लोगों ने उसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वह औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें तवार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वह इसके बारे में कोई फैसला करे। चुनांचे वह शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई रमज़ान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, रमज़ान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वह हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास वही फैसला करेंगे। अब यह सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक सब मालूमात दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं
कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने उसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बाद ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन ले। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमज़ान खान ने कहा, अलीजा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमज़ान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसने इसको देखा? उन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा था, नहीं तो इसको क्यों कर मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकद्दमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हुजूर, यह लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के ज़रिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या ना? उसके लिए मैं किसी एक चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने कुनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज़ है? वो एक दूसरे का मन्ना तिकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, उसके सिर पर कोई गीन नमा चीज़ है। तीसरे ने कहा, उसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनांचे उसने रमज़ान खां से कहा कि उनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खां से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने उस रकम से भेड़ बिक्रियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा दी। ये लोग थककर चोर चोर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर बढ़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की ऊँख खली तो देखा कि एक लैला यानी कि एक छोटा भीड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भीड़ें चिकाली कर रही हैं। इसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भीड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशूरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भीड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लैला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर उस लैले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उनका सांस हुआ फूलने लगा। इतने में घड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भीड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशूरा कर रही थी। अब ज़रा देखो तो हम सब पूरे हैं यास नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने अब को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूँ। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3 और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने अब को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गम हो गया। गढ़ सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो उन्होंने कहा, फिर हम सब अब के गुलाम बन जाएंगे, जहां अब हमें ले जाएंगे हम अब के साथ जाएंगे। गढ़ सवार ने पहले के भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा। ये एक फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2 वो। इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। उस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम उससे अब के गुलाम हैं। इस घोड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भीड़ बिक्रियों से तुम्हारी सुलह करा दूं।
یہ سب جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہ لیلا نظر یا جس کو انہوں نے مارا تھا، انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہی وہ لیلا ہے جسے ہم نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر ان کی نظر پڑی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر پر تھپکی دی۔ پھر ان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد انہیں کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ چاروں بھائی پہلے ہی اس کے غلامی قبول کر چکے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تم ریوڑ ہو چرانے لے جاؤ، دوسرے سے کہا کہ بیلوں کے اس جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور ان کو کھلاؤ، تیسرے سے کہنے لگا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو، یہ بیمار ہے، تم خیال رکھنا کہ کہیں مکھیاں اس پر نہ بیٹھ جائیں، اور جب میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے دے دینا۔ چوتھے سے کہا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھنا۔ مختلف کام ان چاروں کے سپرد کر کے وہ خود اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمے مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھی تو وہ اسے ڈنڈے سے مارتا، وہ بیچاری چیختی چلاتی۔ 3-4 ڈنڈے لگنے کے بعد وہ عدم ہوئی ہو گئی اور پھر دم توڑ گئیں۔ جب وہ ہو گئیں، بالکل ساکت ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ اب وہ آرام کر رہی ہے، اب اس پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ پہلوں کا چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا، مجھ سے اس قدر کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کر کے ان کے منہ گھسنے میں گاڑ دیے کہ اب خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا اور محنت طلب کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے پوری گندم کی فصل کو اگ لگا دی